अगले दिन कुछ मजबूरियों की वजह से उन्हें बोर वापस लौटना पड़ा और वे अपना ठहराव आगे नहीं बढ़ा सके। इस तरह पानापट्टी के उस पागल हाथी ने ये पहली बाजी जीत ली। उसके लगातार हिंसक कारनामों ने आखिरकार सरकार का ध्यान उसकी अपनी ओर खींचा। उसे आधिकारिक तौर पर रोग यानी पागल हाथी घोषित कर दिया गया। अखबारों में सूचना छपी और उसके वध पर 500 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया। इसके बाद इलाके के ही एक भारतीय सज्जन ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने उस पागल हाथी को मारकर इनाम हासिल करने का फैसला लिया। वे एक पुरानी राइफल लेकर पानापट्टी पहुंचे। उन्हें बताया गया कि हाथी वोडापट्टी वन ब्लॉक में चिनार नदी के आसपास घूम रहा है। 2 दिनों तक वे हाथी के सामने आने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तीसरी रात उन्होंने पेनग्राम ब्लॉक के अंदर चिनार नदी से करीब 2 मील दूर तंबू लगाकर रुकने का फैसला किया। सुरक्षा के लिए तंबू के चारों ओर आग जलाई गई और पहरे का भी इंतजाम किया गया। रात शांति से बीत गई, लेकिन भोर होते होते वही पागल हाथी वहां आ पहुंचा। तब तक आग बुझ चुकी थी, बस हल्की सी चिंगारियां बची थी। आम हालात में हाथी आग से दूर रहते हैं, लेकिन उस दिन सफेद तंबू को चीर फाड़ करके नष्ट कर डालने की उस हाथी की सनक उसके डर पर भारी पड़ गई। उसने उस तरफ से प्रवेश किया जहां आग नहीं थी और गुस्से से चिंगारता हुआ सीधे तंबू पर टूट पड़ा। उस सज्जन के नौकर तो किसी तरह जान बचाकर भाग निकले, लेकिन वे सज्जन उनको राइफल उठाने तक का मौका नहीं मिला। तंबू उनके सिर पर गिर पड़ा और वे हाथी के भारी शरीर के नीचे दब गए। इसके बाद उस पागल हाथी ने उन्हें सूंड से पकड़कर पास के खुले हिस्से में घसीटा और तब तक रौंदता रहा जब तक उनका शरीर खून और मांस के टूटी हड्डियों के ढेर में नहीं बदल गया। आखिर में खून की तेज गंध से परेशान होकर वह उन्हें वहीं छोड़कर वोडापट्टी ब्लॉक के घने जंगलों में लौट गया। इस घटना के बाद सरकार ने इनाम बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया। उधर केनेथ एंडरसन हाथी के खिलाफ अपना दूसरा दौर शुरू करने वाले थे। पानापट्टी पहुंचकर उन्होंने हाल में हुई इस घटना की जगह का निरीक्षण किया, जहां वह इस खूनी हाथी की हिम्मत को देखकर हैरान रह गए। आखिरकार उस हाथी ने आग के घेरे को तोड़कर अंदर घुसने की हिम्मत कैसे की। पास ही वह जगह साफ दिख रही थी जहां हाथी ने अपने शिकार को जमीन पर रगड़ रगड़ कर कुचल दिया था। हालांकि गिद्ध शेष बचे कुछ अवशेष को पहले ही साफ कर चुके थे। पानापट्टी लौटकर वे पहले पास की गौशाला में एक गवले की मदद ली, जो एक माहिर ट्रैकर भी था। चिनार नदी के रेतीले तट पर हाथी के पैरों के निशान तो बहुत थे, लेकिन ताजा निशान पहचानना आसान नहीं था। साफ था कि हाथी इलाका छोड़ चुका था। या तो वोडापट्टी ब्लॉक के भीतर कहीं घने जंगलों में चला गया था, या फिर निचली पहाड़ियों को पार कर 4 मील दूर बहती कावेरी नदी की ओर निकल गया था। वोपट्टी का तट फूलों वाली घास से ढका हुआ था। सुबह की ओस सूरज की रोशनी में चमक रही थी और पूरा इलाका किसी परियों के देश जैसा शांत लग रहा था। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे बड़ा खतरा छिपा था। घास इतनी ऊंची थी और घनी थी कि 1 गज से ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता था। आगे बढ़ने के लिए एक हाथ से घास काटनी पड़ती थी और दूसरे हाथ में राइफल संभालनी होती थी। किसी भी पल हाथियों के झुंड का सामना हो सकता था। घास के मैदान के बाद विशाल बांसों का घना जंगल शुरू हो जाता था। चारों तरफ गिरे हुए बांस और उनके नुकीले सिरे रास्ता बनाना बहुत मुश्किल बना रहे थे। ऊपर हवा में झूलती बांस की डालियां सरसराती थीं, मानो किसी अनदेखे खतरे की चेतावनी दे रही हो। 4 दिन तक वे हाथी की तलाश में भटकते रहे। घास के मैदान, बांसों के झुरमुट और पहाड़ियों को पार करते हुए आखिरकार वे कावेरी नदी तक पहुंच गए, जिसकी धाराएं होकर नागल के झरनों की ओर बह रही थी। इसी मशक्कत के बाद भी हाथी का कोई ताजा निशान नहीं मिला। 5वें दिन दोपहर में वे कावेरी नदी के किनारे खड़े थे। तब उन्होंने नदी की ओर ऊपर की ओर बढ़ने का फैसला लिया। करीब 3 मील आगे जाने के बाद ऊंचे पेड़ों की जड़ों और पास के झुरमुटों के बीच उन्हें हाथी के ताजा पैरों के निशान दिखाई दिए। साफ था कि हाथी उसी सुबह कोयम्बटूर जिले की तरफ से नदी पार कर आया था।
माप लेने पर यह पक्का हो गया कि ये पांव के निशान उसी पागल हाथी के थे। अब ट्रैक करना आसान हो गया था। हाथी के भारी शरीर ने बांस, घास और झाड़ियों के बीच एक साफ रास्ता बना दिया था। निशान एक छोटी पहाड़ी के ऊपर जाते हुए दिखे। पहाड़ी के पास उन्हें ताजा गोबर भी मिला, लेकिन उसमें गर्माहट नहीं थी। आगे बढ़ने पर एक गहरी घाटी में फिर गोबर मिला। यह भी ताजा था, मगर ठंडा था। साफ था कि हाथी अभी बहुत दूर नहीं था। दो छोटी पहाड़ियों को पार करने के बाद अचानक निशान कावेरी नदी की तरफ मुड़ गए। डर था कि कहीं हाथी नदी पार न कर जाए। वे तेजी से आगे बढ़े। रास्ते में फिर गोबर और पेशाब के निशान मिले। इस बार रेत में झाग था और गोबर गर्म, मतलब शिकार अब बिल्कुल पास था। उनकी चाल लगभग दौड़ में बदल गई। गिरी हुई डालियों से टपकता ताजा रस बता रहा था कि हाथी आराम से चरता हुआ नदी की ओर बढ़ रहा है। अचानक ढलान और पानी की सरसराहट के साथ वे नदी के किनारे तक पहुंच गए। पेड़ों के बीच पानी की चमक दिखने लगी और रेत भी नरम हो गई। तभी उन्होंने देखा कि हाथी नदी पार करने की बजाय ऊपर घास वाले किनारे पर चल रहा था। निशान इतने ताजे थे कि कीचड़ में हवा के बुलबुले फूट रहे थे। थोड़ी दूर आगे एक छोटी धारा के पास पानी के छपाके और सूंड की निकलती खोखली आवाज सुनाई दी, यानी हाथी नहा रहा था। हवा उनकी ओर थी। झाड़ियों को हटाने पर उन्हें एक हाथी को पानी में लेटे हुए दिखा, लेकिन उसका मुंह दूसरी तरफ था। तय करना मुश्किल था कि यह वही पागल हाथी है या कोई और। कुछ देर बाद हाथी उठा और नदी पार करने लगा। अब तुरंत फैसला लेना जरूरी था, क्योंकि अगर वह घने जंगल में पहुंच जाता तो फिर इनकी आंखों से ओझल हो जाता। उन्होंने उंगलियों से हल्की सी टक टक की आवाज निकाली। हाथी ने सुन लिया। पानी उछल पड़ा और वह अचानक घूमकर सामने आ गया, यानी पानापट्टी का वही पागल हाथी। उसका बायां दांत टूटा हुआ था और दाहिना दांत ऊपर की ओर मुड़ा हुआ साफ दिख रहा था। अगले ही पल उसने हमला कर दिया। तभी 405 बोर की राइफल से चली गोली उसकी सूंड के नीचे गले में जा गई। खून की तेज धार। दो और गोलियां चली, एक उसकी कनपट्टी में और दूसरी कान के पीछे। विशालकाय शरीर थरथराया और जमीन पर ढेर हो गया। नदी का पानी लाल हो गया और उसी वक्त पोनाची मलाई पर्वत के पीछे सूरज डूब रहा था। यह उस आतंक का सूरज डूब रहा था जो कई सालों से क्षेत्र में फैला हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। केनेथ एंडरसन का काम पूरा हो चुका था और इस हाथी का काम तमाम हो चुका था। यही थी आज की कहानी। आपसे यहीं विदा लेता हूं। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद।